नमस्कार बच्चों। कल हमने इसी पाठ को पढ़ा था जो आप देख रहे हैं आपके सामने, पर्यावरण। इसका पहला हिस्सा हमने पढ़ा था और इसमें काफ़ी चीज़ों की जानकारी आपने ली और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने इस पूरे पाठ को घर जाके अच्छे से पढ़ा होगा, घर पे बैठ के। और आज हम इसी पाठ को आगे बढ़ाते हैं, दूसरा हिस्सा इसका। इन चीज़ों को हमने पहले हिस्से में भी देखा था। तो पर्यावरण है, पर्यावरण के दो मुख्य तत्व, दो चीज़ों में इसको बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है। एक प्राकृतिक पर्यावरण और एक मानवीय पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण में हमने जो प्रकृति में वस्तुएं मिलती है, पैदा हुई अपने आप, तो उन चीज़ों को हमने देखा था कि भूमि है, जल है, वायु है, पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है। ये सारे प्राकृतिक पर्यावरण का एक आवश्यक हिस्सा है। और ये चीज़ें आप देख पा रहे हैं इसमें चित्र के माध्यम से। जो चित्र 1.2 है, आप ध्यान से देखें, ये ग्लोब की तरह चित्र बना के दिखाया गया है। और इस चित्र को ध्यान से देखने से आप समझ पाएंगे कि इसमें प्राकृतिक पर्यावरण को ही 4 हिस्सों में बांटा गया है। 4 हिस्से हैं प्राकृतिक पर्यावरण को। इसको आप पहले से भी जानते हैं, कुछ पिछली कक्षा में भी आपने पढ़ा है। और इस कक्षा में अगर आप इसको और अच्छे से पढ़ेंगे तो मैं समझता हूं जो पहला जो भाग इसमें बताया गया प्राकृतिक पर्यावरण में, स्थल मंडल है। स्थल मंडल पृथ्वी का जो ऊपरी हिस्सा है, ऊपरी भाग है, ऊपरी परपटी है, मतलब एक ऊपर की जो परत है पृथ्वी की, और उस पर विभिन्न प्रकार की आकृतियां हैं। आकृतियों को आप देख के समझ सकते हैं। जो ऊपरी परत पे आकृतियां, जैसे एक पहाड़ है, ऊंचे से ऐसे पहाड़ बना हुआ है, एक आकृति बनी हुई है। घाटियां हैं पहाड़ के साथ साथ, अगर आप देखेंगे नीचे तक, और नदियां हैं, और जितनी भी चीजें भूपरपटी पर है वो आप इस पे पढ़ पा रहे हो पाठ में और देख पा रहे हो। तो स्थल मंडल में पृथ्वी का जो ऊपरी परत है उस पे विभिन्न प्रकार की आकृतियां हैं। पर्वत है, पहाड़ है, जंगल है, नदियां हैं, घाटियां हैं, पठारी भाग है। और इसमें बहुत सारी चीजें हमें मिलती है, खनिज पदार्थ या दूसरी चीजें, बहुत सारी चीजें इसके अंदर है। तो इन चीज़ों, ये बहुत आवश्यक है और इस पे मनुष्य का जीवन से संबंधित काफ़ी सारी चीज़ें हमें इससे मिलती है। जो ऊपरी मंडल है इसी को हम स्थल मंडल कहेंगे, पृथ्वी का, जिसमें अलग अलग क्षेत्र भी है, राजस्थान, रेगिस्तान या दूसरे अन्य क्षेत्र भी है, सूखे भी है। और यहाँ तक कि जो ये आकृतियाँ, ये समुद्र के अंदर भी है। जैसे पहाड़ हमारे ऊपर है स्थल पे, जो ऊपर हमें दिखते हैं, तो ऐसे ही पहाड़ियां और घाटियां समुद्र के अंदर भी है, समुद्र की सतह के ऊपर भी है। तो ये चीजें ध्यान से अगर देख पाए, आप टेलीविजन में भी देखते हैं, कई बार दूसरी वीडियो में भी देखते हैं, फिल्मों में देखते हैं, और ये चीजें आप अच्छी तरह समझ पाएंगे। दूसरा जो भाग है इसी का, इसको हम जल मंडल कहते हैं। जल मंडल, आप जल मतलब पानी, पृथ्वी के जितने हिस्से पे पानी है वो सारे का सारा जल मंडल है। और आपको पता है, हम पहले भी जानते हैं, बार बार पढ़ते हैं कि पृथ्वी पर 4 हिस्सों में से लगभग 3 हिस्सों पे पानी है। और इस पे समुद्र, सागर, झील, नदियाँ, तालाब, झरने, ये सारे जितने भी पानी के स्रोत हैं वो सारे के सारे जलमंडल में आते हैं। और ये भी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जलमंडल में आप सारी चीज़ें हमें देखने को मिलती है और बहुत सारी चीज, जीव जंतु भी रहते हैं। तो ये जल क्षेत्र जो है सारे का सारा वो जलमंडल में आता है। इसके बाद हम वायुमंडल की अगर बात करें, वायुमंडल, पृथ्वी की जो ऊपरी परत है उसके ऊपर एक पतली सी जो परत है, वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर है। वो ग्लोब के जो चारों ओर, गेंद के चारों ओर अगर आप देखें तो एक मात्रा में, एक क्षेत्र तक पहली परत को हम वायुमंडल कहते हैं। और ये वायुमंडल मनुष्य के लिए
कितना महत्वपूर्ण है। इसमें मतलब एक तरफ से अगर आप देखो जो मतलब गर्मी है, सूरज है, सूर्य की किरणें जो सीधी पृथ्वी पर पड़ती है, अगर ये वायुमंडल नहीं होता, ये वायुमंडल की परत ना होती, तो वो सारी की सारी सीधी किरणें पृथ्वी पर पड़ती और हमारे लिए सूर्य की किरणें सहन करना बड़ा मुश्किल होता। बहुत खतरनाक, घातक और बहुत सारी बीमारियां, तो उसमें मनुष्य का अस्तित्व हो सकता है खत्म ही हो जाता। तो ये वायुमंडल ने हमें बचा रखा है और इसमें मतलब ये हमारे लिए बहुत उपयोगी है। वायुमंडल में वायु की जो परत है, पैरामैग्नेटिक किरणें हैं और सारी चीजें हैं, इसमें हम पढ़ पा रहे हैं पाठ में। आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे। फिर उसके बाद अगर हम देखें जैव मंडल हमारे लगभग तीनों स्थलों का, तीनों चीजों का मिला जुला मंडल है, जिसमें स्थल मंडल, वायुमंडल और जल मंडल। जब ये तीनों चीज एक स्थान पर मिलती है पृथ्वी के एक ऐसे हिस्से में, वहीं पर मनुष्य का जीवन संभव है। जीव जंतु पाए जाते हैं, पेड़ पौधे पाए जाते हैं और सारी चीजें पाई जाती है। अगर ये तीनों चीज ना हो, तीनों में से भी अगर मान लो वायु नहीं हो, जल नहीं हो एक जगह, अगर हम राजस्थान की बात करें या बड़े बड़े मरुस्थल है जहाँ पे मनुष्य का रहना संभव नहीं है, क्योंकि वहां पे पानी नहीं है और पानी के अभाव में पेड़ पौधे नहीं है, हरियाली नहीं है, तो मनुष्य का रहना संभव नहीं है। तो ये ऐसी स्थल आकृति, इसमें जो चित्र में अगर आप देख पा रहे हैं, बीच वाले जो घेरा बना रखा है, उस घेरे में आप जैव मंडल के बारे में देखते हैं। उसमें आप पेड़ पौधे पाते हैं, नदी नाले पाते हैं, पहाड़ियां भी हैं, जीवन से संबंधित बस्तियां भी है, लोग वहां पे रहते हैं। लेकिन पृथ्वी का काफी सारा ऐसा भाग है जहाँ पे मनुष्य का रहना संभव नहीं है। तो ऐसा मंडल जहाँ पे मनुष्य का जीवन संभव है, तो वो उसको हम जैव मंडल कहते हैं। तो ये 4 मंडल है, इसको हमने इस पुस्तक में विशेष रूप से लिखा गया है। और जो इसके साथ साथ आओ करके सीखें, या इस प्रकार के साइड में जो किनारे पे पुस्तक में दिया गया है, इन बातों को अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे और उनको समझेंगे और उस प्रकार की गतिविधि करके देखेंगे, पाठ से प्रश्नों के बारे में अगर कुछ पूछा गया है उसके उत्तर ढूंढने की कोशिश करेंगे, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। बार बार आप पुस्तक को पढ़ते रहिए।